हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की केस स्टडी के अंदर हम बात करने वाले हैं मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, जो एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए लेकिन वो किस तरह अमीर तरीन आदमी बन गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की पैदाइश 1835 के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर हुआ। उनके वालिद हैंडलूम बुनने का काम करते थे और उनकी वालदा सिलाई करने का काम करती थी। जब स्कॉटलैंड के अंदर घर चलाना मुश्किल हो गया तो 1848 के अंदर उनकी पूरी फैमिली अमेरिका चली गई। उनकी फैमिली की इतनी हालत ख़राब थी, उनके पास अमेरिका जाने के भी पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना कुछ सामान बेचा और जो उससे पैसे आए उससे वो अमेरिका चले गए। उनकी फैमिली यूएस के पिट्सबर्ग में जाके सेटल हुई। तब एंड्रयू कार्नेगी की स्कूलिंग ख़त्म हो चुकी थी। स्कूलिंग ख़त्म होते ही एंड्रयू कार्नेगी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखते, तो उन्होंने जॉब करने का फ़ैसला किया। तो उन्होंने पिट्सबर्ग के अंदर ही कॉटन फैक्ट्री के अंदर जॉब करने का सोचा, जहाँ उन्हें $5 पर मंथ सैलरी पर जॉब मिल भी गई। लेकिन मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो नई नई चीज़ें सीखकर उनको प्रैक्टिकली करते थे। एंड्रयू के घर के पास एक रिटायर्ड बिजनेसमैन मिस्टर जेम एंडरसन रहते थे और उनके पास ढेर सारी किताबें थी उनकी लाइब्रेरी में। वो अपनी लाइब्रेरी की किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए देते थे। मिस्टर जेम एंडरसन की दी हुई किताबों से एंड्रयू कार्नेगी को बहुत फ़ायदा हुआ और उन्होंने सोचा कि जब मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो मैं भी ऐसी तरह लाइब्रेरी खड़ी करूंगा ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सके मेरी तरह। जल्दी उन्हें टेलीग्राम मैसेंजर का जॉब ऑफ़र हुआ और वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया और जल्द ही उन्हें टेलीग्राम ऑपरेटर की जॉब मिल गई। फिर एक दिन पेंसिल्वेनिया के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर थॉमस स्कॉट की नज़र एंड्रयू कार्नेगी पे पड़ी। एंड्रयू का काम देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने एंड्रयू को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया, साथ ही पर्सनल टेलीग्राफर भी बना लिया। वहाँ पर एंड्रयू की ग्रोथ जारी रही। मिस्टर स्कॉट ने एंड्रयू को काफ़ी सपोर्ट किया। वो एंड्रयू को अपना ख़ास मानते थे और उन्हें माय बॉय एंडी के नाम से बुलाते थे। फिर उन्हें जल्दी सुपरिटेंडेंट की जॉब मिल गई और उससे उन्हें अच्छी खासी सैलरी आना शुरू हो गई और उस सैलरी में से काफ़ी बड़ा पोर्शन वो सेव करते और उसे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते और यही उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कई साल काम करने के बाद रेल की इंडस्ट्री में उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था और उन्हें डीप नॉलेज भी हो चुकी थी रेल इंडस्ट्रीज़ की, तो उन्होंने रेल रोड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रही तो वैसे वैसे उनके पास डिविडेंड आना शुरू हो गया। उनकी डिविडेंड की अमाउंट इतनी बढ़ गई कि उनकी सैलरी से भी ज़्यादा अमाउंट हो गई और वो उस डिविडेंड को दोबारा इन्वेस्ट करने में इस्तेमाल करते थे। बाद में उन्होंने ऑयल कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया और बाद उनको भी बहुत फ़ायदा मिला और इतनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन्हें और अच्छे रिटर्न मिलने के बाद उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी और बिज़नेस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। बाद में मिस्टर कार्नेगी की स्टोन ब्रिज को कंपनी को मैनेज करने लगे। मिसिसिपी नदी के ऊपर उन्होंने एक ब्रिज बनाया और इस ब्रिज की खासियत ये थी कि ये पूरा ब्रिज स्टील का बना था और इस ब्रिज को बनाते हुए कार्नेगी ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया, क्योंकि उस दौरान हर 4 में से एक ब्रिज फेल हो जाता था। जब वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया कोई भी वो ब्रिज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये ब्रिज जल्दी टूट जाएगा। और उस टाइम पे ये माना जाता था कि हाथी जो है वो स्टेबल जगह पर चलता है, अगर कोई जगह स्टेबल है तो हाथी चलेगा। तो मिस्टर कार्नेगी ने उस ब्रिज पर हाथी को चलाया और वो हाथी बड़े आराम से पूरे ब्रिज को पार कर गया, जिसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंट आया। उस ब्रिज से आना जाना उन्होंने शुरू कर दिया। बाद में स्टील की ब्रिज की कामयाबी को देखते अमेरिका के अंदर स्टील की डिमांड बढ़ने लगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगे, जिसकी डायरेक्ट फ़ायदा एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी को हुआ। मिस्टर कार्नेगी ने 33 साल की उम्र में अपने आप को लेटर लिखा कि 35 साल के जब वो होंगे तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे और सारा ध्यान अपना चैरिटी और फिलैंथ्रोपी पे लगाएंगे। लेकिन जब वो 35 साल के हुए तो उन्होंने पहला
प्लान जो था रिटायरमेंट का वो तो कैंसिल कर दिया, लेकिन दूसरा जो चैरिटी का था, फिलैंथ्रोपी का था, उसको कंटिन्यू रखा। साल 1870 के बाद उन्होंने स्टील के बिजनेस पे फोकस किया। उनका ये मेन फोकस इनोवेशन था। वो नए से नए तरीके ढूंढते रहते कि किस तरीके से स्टील को अच्छा, बेहतर और कम टाइम में बनाया जा सके। और उन्होंने इसी के चलते चलते उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर कई स्टील के प्लांट खड़े किए। 1883 के अंदर उन्होंने अपनी कॉम्पिटिटर होम स्टेट स्टील को भी ख़रीद लिया। बाद में 1889 के अंदर कार्नेगी ने अपनी तमाम स्टील कंपनीज़ को एक करके कार्नेगी स्टील खड़ी करी, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। और साल 1890 के अंदर अमेरिका की स्टील कंपनीज़ का आउटपुट ग्रेट ब्रिटेन की स्टील की आउटपुट से बढ़ चुका था, और इसका ज़्यादातर पे क्रेडिट कार्नेगी स्टील को ही जाता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1892 के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स के अंदर अनबन होना शुरू हो गई, और अनबन सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह को लेकर थी कि कार्नेगी स्टील के अंदर काफ़ी कम तनख्वाह दी जा रही थी। इसी के चलते उन्होंने स्ट्राइक की। ये तनाव इतना बढ़ गया कि पिंकरटन नेशनल इंडस्ट्री डिटेक्टिव को हायर करना पड़ा, और उनसे सिक्योरिटी गार्ड लिए, और उन सिक्योरिटी गार्ड ने वर्कर्स पर शूटिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 14 लोग जो है वो मारे गए। इस पूरे मामले के दरमियान मिस्टर कार्नेगी वहाँ पर नहीं थे, और ये शूटिंग के ऑर्डर राइट हैंड हेनरी फ्रिक ने दिए थे। और इन शूटिंग के ऑर्डर्स के बाद मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी पे भी काफ़ी सवालात उठना शुरू हुए, और बाद में हेनरी फ्रिक्स को कंपनी से भी निकाल दिया गया, और इसके चलते मिस्टर कार्नेगी की इमेज भी काफ़ी ख़राब हुई। फिर 1991 के अंदर मिस्टर कार्नेगी ने पूरा अपना बिजनेस 480 मिलियन के अंदर मिस्टर जेपी मॉर्गन को बेच दिया। जेपी मॉर्गन जिन्होंने मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी से कार्नेगी स्टील ख़रीद ली, उनकी केस स्टडी के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। बाद में जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को अपनी दूसरी स्टील कंपनीज के साथ मिलाकर यूएस स्टील खड़ी की, जो कि दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी बन गई। और कंपनी बेचने के बाद मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने पूरा ध्यान अपना चैरिटी पे लगा दिया। अपनी सक्सेसफुल बिजनेस के चलते मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी भी दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन चुके थे, लेकिन बाद में मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन गए। आगे चलकर मिस्टर कार्नेगी ने अपनी 90% दौलत जो है वो डोनेट की। उन्होंने अपना कई सारा पैसा लाइब्रेरीज खड़ी करने के लिए डोनेट किया। उन्होंने अलग अलग सिटीज़ के अंदर 2900 से ज़्यादा लाइब्रेरीज खड़ी की। लाइब्रेरीज खड़ी करने के अलावा उन्होंने कई और इंस्टीट्यूट खड़े किए, जिसके अंदर कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कार्नेगी मेल्टन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी फाउंडेशन और कार्नेगी यूके ट्रस्ट, जो कि सिर्फ एजुकेशन पर फोकस करती थी। तो आपने देखा कि मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए और वो किस तरीके से दुनिया के अमीर तरीन आदमी बने, और बाद में उन्होंने अपना सारा पैसा लोगों के एजुकेशन पर और उनके डेवलपमेंट पर खर्च किया, ताकि लोग किसी तरीके से भी गरीब ना रह सके। अगर उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को बुक की एक्सेस हो जाए तो वो अपने आप को एजुकेट कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और एक कामयाब ज़िंदगी जी सकता है। तो ये थी केस स्टडी मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।